नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट एग्जाम और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है केवल गुणात्मक परिवर्तन, दूसरा है केवल मात्रात्मक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक परिवर्तन। तो बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन से आते हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है लिखना, दूसरा है कूदना, तीसरा ऑप्शन है दौड़ना और चौथा ऑप्शन है तैरना। तो कौन सा जो होगा दोस्तों सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण हो जाएगा? तो वो होगा आपका लिखना। ऑप्शन नंबर 1 लिखना जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण है, दूसरा है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, और चौथा ऑप्शन दिया गया है किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका संवेदनशील चरण करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? समकक्षी समूह के बारे में जो सही है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, दूसरा ऑप्शन बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, और चौथा ऑप्शन है यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है। तीनों में दोस्तों आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहेल वर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन है अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तीसरा है अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून, और चौथा है सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अनुबंधन नैतिकता और कानून अधिकार जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन घटित होता है जब? समायोजन जो होगा वो कब घटित होगा? पहला ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं से सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, दूसरा ऑप्शन बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका बच्चे अपने मूर्त अनुभव की जगह अमूर्त विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं। तो समायोजन कब घटित होगी दोस्तों? वो हो जाएगा बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों की चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 जो है नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या फिर लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी खाली स्थान की दक्षता जो है हासिल नहीं कर पाया है। पहला ऑप्शन है क्रमबद्धता, दूसरा है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, तीसरा ऑप्शन है सकर्मक अनुमान, और चौथा है प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बच्चा जो है प्रतिज्ञप्ति चिंतन को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, और चौथा ऑप्शन है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर, और चौथा ऑप्शन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका लेव वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर ये आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। जो प्रगतिशील शिक्षा है वो पाठ्यचर्या के उद्देश्य को कब महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है रटन स्मृति, दूसरा है सत्ता के प्रति अनुकूलता, तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन, चौथा ऑप्शन है प्रत्यय स्मरण और सतत अभ्यास या फिर ड्रिल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को सही दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरा है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, तीसरा ऑप्शन भाषात्मक बुद्धि, और चौथा है प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में आपको कथन दिया गया है और तर्क वाला है ना। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क दिया गया है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों कथन में कहा गया है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सही बात है दोस्तों। और उसका रीजन दिया गया है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका सही कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर में 1 में कहा गया है कि ए और आर दोनों सही है, तो सही बात है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त बनाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा शब्द है उस शब्द को हमें बताना है। पहला ऑप्शन है लिंग और जेंडर, दूसरे ऑप्शन में दिया गया जेंडर लैंगिकता, तीसरा है जेंडर या लिंग, और चौथा है लैंगिकता जेंडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका लिंग और जेंडर जो होगा पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, है ना। बहुभाषी कक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है स्कूल के केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद करते हो। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, उन्हीं लोग को कैसे भर्ती लिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्र को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में आसानी हो। तो ये दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है ना। जो मूल्यांकन हेतु जो सही है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरा वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विषयों का प्रयोग करते हैं, और चौथा ऑप्शन है वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है ना, अधिगम के लिए आकलन के लिए जो उपयुक्त है उसे बताना है। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं ली जाए तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण किया जाए। जी हाँ, यही सही होगा दोस्तों, बच्चों के संप्रत्यय का बुद्धि का हमें नियमित प्रलेखीकरण करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीकी है। पहला ऑप्शन अर्थहीन है, दूसरा है कभी कभार की इस्तेमाल की जानी चाहिए, तीसरा है अधिगम की गति को बाधित करेगी और चौथा है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है ना, उपयुक्त स्तर तक रखती है, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है सृजनात्मक, दूसरा है स्वलीन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम विकार और चौथा है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हमें यहाँ पे सही ऑप्शन को चुनाव करना है। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या होगा, सृजनात्मकता का भी होना जरूरी है, स्वलीन भी होना जरूरी है, अधिगम विकार भी होना जरूरी है और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, ये सभी जो होंगे दोस्तों आपके सही हो जाएंगे। तो चारों ऑप्शन किस में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या फिर उसे प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उसे उल्टा कर देता है ना, या फिर उसे उल्टा कर देता है, तो उसे कौन सा दोष होगा। पहला है वाचन वैफल्य, दूसरा है स्वलीनता, तीसरा है अधिगम असहायता, चौथा है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसे वाचन वैफल्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है ना। बिंदु एक स्टूडेंट है जो किसी भी परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत क्या रहती है, एक्साइटेड रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी संसाधनों को खोज कर लाती है ना, जो मौलिक है और अभिसारी है उसको खोज के लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं, पहला स्व केंद्रीयता, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा और चौथा है संज्ञानात्मक विलंबता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सृजनात्मकता। क्या होगा, सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है, यानी कि जो कम देख पाते हैं उनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री जो होगी वो जरूरी होगी, उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपका बड़े प्रिंट में छपे पुस्तक, तो ये तो सही है, बड़े प्रिंट में छपे पुस्तक होने चाहिए। दूसरा है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, तो ये भी जरूरी है। और तीसरा है छोटे प्रिंट वाले पत्रक, तो ये गलत हो जाएगा, छोटे प्रिंट को किस तरह देखेंगे, है नहीं देख पाएगा। चौथा है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित करे, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4 आपके करेक्ट हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है ना। कक्षा में अधिगम को सहयोग देने के लिए जो प्रभावशाली योजना नहीं है, प्लान नहीं है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करते हैं, दूसरा है बच्चों को स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रभावशाली कब नहीं होगा, जब बच्चों को प्रश्न के उत्तर की निष्क्रिय नकल यानी कि एक्टिव नहीं होंगे और उनको लिखने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? जो प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है उसको हमें बताना है। पहला, अमेरिका की राजधानी क्या है? दूसरा ऑप्शन में है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? और चौथा, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित कौन सा प्रश्न होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का सही तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए? तो एनईपी के अनुसार शिक्षा को किस तरह होना चाहिए प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वेधन और अभ्यास पर आधारित होना चाहिए। दूसरा है अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होना चाहिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। चौथा ऑप्शन है परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होना चाहिए। तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इसका आंसर जो है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों और इसी तरह के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा है ना? सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा कौन सा कथन है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। दूसरा है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर से ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं में मापा जाता है। तो एक गलत हो जाएगा, केवल पेपर पेंसिल बोला गया है, गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में केवल शिक्षक द्वारा ही जानकारी मिलती है। तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि याद करने तक बस सीमित रखेंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है प्रक्रियात्मक अस्थिरता। दूसरा है अनुक्रिया समुच्चय। तीसरा है अनुरूपक चिंतन। चौथा है साधन लक्ष्य विश्लेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा प्रक्रियात्मक अस्थिरता जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी। दूसरा है संरचनावादी। तीसरा है मनोविश्लेषणवादी और चौथा है प्रतिपादक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका संरचनावादी होगा। क्या होगा? संरचनावादी, जिसमें छोटे छोटे समूह में कार्य को बांट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका संरचनावादी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अनुरूपक। दूसरा है उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना ना छोड़ दे। तीसरा ऑप्शन है कलन विधि और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका स्मरण सहायक विधियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना ना छोड़ दे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये रिपीटेड हो गया दोस्तों। चौथा ऑप्शन है शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ सार्थक चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, है ना, कि बच्चे किस चीज़ में गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ में गलती कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अपने छात्र को
सीखने के, ये सीखने होगा दोस्तों, सीखने लिखा है वो, सीखने को सोखने हो गया टाइप है ना, सीखने आप याद रखिएगा। सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है दुश्चिंता और भय पैदा करके, गलत बात। दूसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा। तीसरा है व्यक्तित्व नैपुण्यता लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। और चौथा ऑप्शन दिया गया है वास्तविक इनाम जैसे ट्रॉफी देकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा व्यक्तिगत नैपुण्यता लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अवधान, दूसरा ऑप्शन है रटना, तीसरा है प्रत्यय स्मरण, चौथा है अधिसंज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिसंज्ञान आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको दोस्तों हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में भी आनंद आता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक और सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।